अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या बोना छो। अभी हम हैं हाजी कलीमुद्दीन चौक के निकट आयना ड्रग एजेंसी में, एल्हा चौक बोला जाता है, उसी वहीं पे एक मेडिकल है। वहाँ अब आए हुए थे किसी काम से, और यहाँ आने के बाद कुछ दिन पहले एक स्कूल ओपन हुआ था। माउंट मिशन इंटरनेशनल स्कूल है, तो ओपनिंग हुआ था, उसी टाइम हम आए हुए थे। तो उस दिन बातचीत करके हमको बहुत प्रभावित हुए उनके बात से, और जब भी आते हैं तो ऐसा दिल करता है कि ऐसे लोगों से मिलना चाहिए बीच बीच में, जो हम जैसे लोगों को कुछ सीखने मिले, और इसमें लोगों को अच्छे अच्छे मैसेज जाना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो चल रहा है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज इसलिए है कि विपक्ष जो है वो इनका विरोध कर रहे हैं, बीच जिनका सत्ताधारी है भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में एडवोकेट एमडी हसन जो है, उनसे हम कुछ इनके बारे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है। जी। और आपसे जब भी बात करते हैं जी। इतना हम लोग प्रभावित हो जाते हैं कि आपके जैसे एडवोकेट हो या फिर आपके जैसे एजुकेटेड लोगों से जो है ना, हम लोगों जैसा नौजवान को बार बार मिलना चाहिए। लेकिन आपको देखे तो फिर हमको लगा कि कुछ बात करना चाहिए। जी, तो आप जो है अभी बिहार में घमासान मचा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी, जितनी तारीफ आपने मेरे संबंध में किया, इस तरह की बात नहीं है। हम लोग पेशे से तो एडवोकेट हैं। मैं 26 साल से कटिहार सिविल कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से काम कर रहा हूं। मैं उपाध्यक्ष के पद पर भी रहा बार एसोसिएशन में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है मतदाता का, इसके बारे में जो आम जनता को तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। भ्रम की स्थिति कुछ नहीं है। जहाँ तक पॉलिसी का मैटर है, सरकार ने ये पॉलिसी जो लाया कि SIR होगा, उसमें डायरेक्ट SIR की शुरुआत कर दी, लेकिन उसका टाइमिंग फैक्टर इतना क्रिटिकल है, कम कर दिया गया। ये बिल्कुल नाजायज़ है, और ये बिल्कुल इसको कहा जाएगा कि इसने आम जो जनता है, वोटर्स है, उसको गला दबाने का काम किया। नहीं, इसमें रोकना चाहेंगे आपको। इसमें कुछ लोगों को जो देहात के हैं या लोगों को जो है ना, ज़्यादातर इसमें डर इस चीज़ का है कि NRC जो लागू हुआ था, कहीं इसके लिए तो ये चीज़ इतना प्रूफ मांगा जा रहा है, इसके लिए तो ऐसा तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, इस तरह की बात मुझे नहीं लगता। जहाँ तक पॉलिटिकल मैटर है, तो पॉलिटिक्स में जो ओपोजिशन होता है, द स्ट्रॉन्गर द ओपोजिशन द बेटर द गवर्नेंस। हमारे राजनीति डेमोक्रेसी में है कि जितना विपक्ष मजबूत होगा, सरकार उतनी अच्छी से चलेगी। सरकार विपक्षी का काम है कि जो सरकार की आंखें खोलना। तो इस सही माने में जैसे आधार है, आपने आधार को छांट दिया, आपने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। वो 3 तरह का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आधार इंक्लूडिंग, तो ये सब चीज़ को हटा देना। दूसरी बात, बाकी जो 11 दस्तावेज की मांग की गई, उसमें हम आम जनता जो हमारे ग्रामीण भाई बहन है, चाहे जिस जाति धर्म के हो, समाज के लोग हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आप जाति प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते हैं, आप आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप ये सब चीज़ों को दस्तावेज के रूप में यूज़ कीजिए। ज़मीन का जो आपका रसीद है, आप इंटरनेशनल पासपोर्ट बनाइए। इंटरनेशनल पासपोर्ट के बारे में हैरत की बात क्या है कि हमारे बिहार में 2.5% लोगों के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट हो, जबकि बिल्कुल नॉमिनल फीस में इंटरनेशनल पासपोर्ट बनता है। आप उसको बनवाइए, उसका यूज़ कीजिए। हम इस देश के मालिक हैं, समझें? इस देश को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी। आपको बहुत सरप्राइज होगा सुन करके, राजीव गांधी जी जब आए तो उसने 21 साल से 18 साल के बच्चों को वोटिंग राइट दिया। तो हमारा वोटिंग राइट, हम वोट से तो सरकार बदलते हैं, और वोट से सरकार का एग्जिस्टेंस हम कायम कर सकते हैं। आप SIR का जो मामला है, इसमें जो विपक्षी दलों की ओर से जो बातें उठाई जा रही है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी रिट आया, जैसा कि कल 28 तारीख है, उसमें कल सुनवाई होना है। और पहले ही डेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन इसी को कि आप आधार को मानिए, लेकिन इसी ने इस बारे में कोई
ऑर्डिनेंस या किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दिया, तो कल हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से लोगों को राहत मिलेगी और आम जनता को बिल्कुल इसके बारे में सीरियसली लेना चाहिए और डरना नहीं है। डर को आपको हटा देना है। आप राहुल जी की बात सुनते हैं, उसने पद यात्रा किया, उसने पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि लग रहा है कि अब देश में सिर्फ एक ही दल शासन करेगा। हमारा डेमोक्रेसी है, या बहुत सारे वेरियस पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी जिम्मेदारी है, अपना निभा रहे थे। राहुल गांधी ने हमेशा आह्वान किया कि डरो मत और अपने अधिकार की लड़ो। हमारा जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दिए, उसने ऐसा संविधान दिया जिसमें कहा गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स आपके पास, आपको मजहब को मानने का, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का, आपको कहीं पर घूमने का, आपको कहीं रहने का, कहीं खाने का, पीने का, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया। तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अनटिल एंड अनलेस वी एडुकेट आवर चिल्ड्रन वी कैनॉट थिंक ऑफ ए प्योर डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। डेमोक्रेसी में आज हम लिटरेसी की बात चल रही है। आपको शायद ये क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं, लेकिन उसके पहले भी हम बतला देते हैं कि हमारे यहाँ की साक्षरता का प्रोग्राम चल रहा है। जितने भी आपके 70,000 स्कूल हैं, जैसे आपने बोला कि यूपी में स्कूल बंद करने की बात चल रही है, तो ये सब साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम हिंदी जाने, उर्दू जाने, इंग्लिश जाने, थोड़ा थोड़ा जाने, थोड़ा मैथ जाने, इससे काफ़ी नहीं है। इसको हमको एडुकेट करना। लिटरेसी का मतलब अक्षर का ज्ञान, और एडुकेशन को इतना अच्छा से डिफाइन किया महात्मा गांधी ने कहा कि बाय एडुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए मैन और बाय बॉडी माइंड एंड सोल। अगर किसी इंसान का जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हम एजुकेटेड कहेंगे। तो हमको तो एडुकेशन फर्स्ट, एडुकेशन जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो आपको कहूँगा कि बच्चे और बच्चियों का एडुकेशन, बच्चे अगर हमारी राइट हैंड लड़का है तो बाएं आँख हमारी बेटी, अगर हम मानते हैं बाएं हाथ को, तो अगर एक आँख हमारा नहीं रहेगा तो समाज में हमको अलग नाम दिया जाता है, अंधा कहा जाता है, काना कहा जाता है। तो क्या एडुकेशन अगर बेटा को देते हैं और बेटी को हम 13 साल की बेटी है 18 साल का के हम शादी करा देते हैं, मान लीजिए हम, तो ये क्या हमने अपने एक आँख को ख़त्म नहीं कर लिया? आपको हमको सबसे पहले बच्चों को एडुकेट करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप एडुकेशन दीजिए, सारी बातें, सारी भ्रम दूर हो जाएंगी। जब जब इलेक्शन का मौका आता है, तरह तरह की भाषा के नाम पर, अब कोई बंगला बोलता है तो वो इस देश का बांग्लादेशी क्या बात है भाई, इस देश में कितनी भाषाएं बोल जाती हैं। इस तरह की बात करने वाले लोगों को पहले एडुकेट खुद होना पड़ेगा, एजुकेशन। हमको लगता है इस तरह का भ्रम फैलाने वाले लोगों को भी आपको थोड़ा सा रुकना चाहेंगे इसी बात पे। एक बात आया कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, तो जो भाषा के बारे बोले आप, ये वर्ड जो लेकर आए, तो ये जो आपका बोले कि मराठी अगर बोलते हैं तो आपको इसमें जगह है, और नहीं बोलते हैं तो फिर आप यहाँ से निकल जाए, या फिर ऐसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं। इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? ये हम इसके बारे में यही बोलना चाहेंगे, वेरी अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हमारे संविधान के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं रखते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि हमारा जो भारत है, इतना प्यारा भारत है कि यहाँ सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है। अगर हम बिहार का निवासी है तो महाराष्ट्र में किसी कोने में जाके हम घर बना के रख सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ का अलग अलग स्टेट है, वहाँ फेडरलिज्म ज़्यादा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको फिर से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्यारा देश, यहाँ जब भारत को आज़ादी मिली, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, पटेल ने जो सारे हमारे छोटे छोटे रियासतों को एक साथ जोड़ा, मौलाना आज़ाद ने मुसलमानों को कहा कि तुम अपने बाप दादाओं का कब्र छोड़ के कहाँ जा रहे हो पाकिस्तान। मुसलमान और हिंदू के नाम पर जो भी देश बना है वो तरक्की नहीं कर पाया, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। समझे, मजहब के नाम पर कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। और कुछ लोगों की बुरी नज़रें हमारे देश के ऊपर है कि 140 करोड़ की आबादी एक साथ कैसे भाईचारा के साथ रहते हैं। कोई पगड़ी पहनते हैं तो कोई टोपी पहनते हैं, कोई मुरेठा पहनते हैं, कोई दाढ़ी रखे हैं, कोई मोछ रखे हैं। कितना प्यारा भारत है। आप एक बार देखिए तो दूसरे पाकिस्तान जा कर के एक ही तरह के पोशाक, इसी तरह के लोग, अच्छा नहीं लगेगा। एक ही तरह की सब्जी कभी अच्छी नहीं लगती है। हमको ये भ्रम की स्थिति से दूर होने के लिए हमारे अल्पसंख्यक जो भाई हैं उससे विशेष रूप से मैं आह्वान करूंगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, आप खुद भी पढ़िए। एडल्ट एडुकेशन, एडल्ट लिटरेसी आप बढ़ाइए। ये जो संविधान है हम सुने हैं लेकिन देखे नहीं हैं।
ये क्या है। हमको जो अपना मौलिक अधिकार मिला हुआ उस पर हम छोटे छोटे ग्रुप में बैठे, हम जैसे लोगों को अगर आवश्यकता हो तो हम लोग भी वहाँ बैठ कर के आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। और जो बड़े स्कॉलर्स हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, मैंने तो पूरे भारत का लगभग कांग्रेस मास्टर कोच के रूप में दौरा किया और मुझे अवसर मिला असम जाने का, छत्तीसगढ़ जाने का। मैं 35 दिन तक हरियाणा में रहा और ऐसे मेवात जैसे एरिया में रहा जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता कैसा है। एक लाइन में मैं ख़त्म करता हूँ कि हम बस से जा रहे थे मेवात और वहाँ मैंने देखा कि बीच में बस रोक दी गई और हमारे हिंदू भाई क्या किए कि उसको दही और चीनी और गिलास, और बहुत गर्मी, उधर गर्मी बहुत होती है जैसा आप जानते हैं, तो सबको जितने बस के जितने भी पैसेंजर्स थे सबको प्यार से परोस करके उसको वो ठंडक सबको पिलाया। मुझे लगा कि यही भारत है। अब किस भारत की हम बात करते हैं। वो छोटी मोटी बातें कहीं अगर होती हैं तो उस भ्रम को दूर करने के लिए हमको जो सेकुलर फोर्स है उसको मजबूत करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म हमारे देश की रीढ़ है। नॉन वायलेंस, अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी को हम लाठी से नहीं मारना हिंसा है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है। हमारे देश में यूनिटी है, डाइवर्सिटी यूनिटी, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं लेकिन हम एक हैं। डाइवर्सिटी यूनिटी यही हमारे देश का एक बहुत बड़ा रीड है। डेवलपमेंट है, पीस है। हमारे देश ने पीस के लिए राजीव गांधी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। जब श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स उसने भेजा तो एलटीटी के लोगों ने हमारे लीडर राजीव गांधी जी की हत्या करवा दी। तो भी हमें कोई चिंता नहीं, चूँकि हमने दुनिया में शांति के लिए काम किया है। इंदिरा जी ने एकता के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, हम क्या नहीं किए। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने प्राण की आहुति दी। यही तो हमारा देश है प्यारा। तो आप जैसे जो युवा पीढ़ी के पत्रकार, आप लोग आगे आइए, पत्रकारिता को और मजबूती प्रदान कीजिए। और हम समझते हैं कि ये भ्रम की स्थिति ख़त्म होगी। आज एडुकेशन का जो ये पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है और चेंज करने की ज़रूरत के को खास करके मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप भ्रम से बाहर निकलिए। डोंट बी इन कन्फ्यूजन, कम फॉरवर्ड एंड बी नॉट अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन। हमारा देश हजार साल तक डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलता रहेगा। एक से एक लीडर पैदा हुए हमारे देश में। 9 साल तक पंडित नेहरू जेल में रह गए। आपको पता है भगत सिंह ने कितने उम्र में, 17, 18, 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटक गए। ये इसी दिन के लिए दिया था कि हम आपस में भाईचारा को मिटा दें। हम इसको मिटने नहीं देंगे। और इस सीमांचल की धरती में इस तरह का जो कुछ लोग भ्रम फैलाने की भाषा के नाम पर हो, मजहब के नाम पर हो, कोशिश करते हैं, उनसे भी मैं आह्वान करूंगा कि आप इस मुल्क को और मजबूती प्रदान करने के लिए, इसके ग्लोरियस हिस्ट्री को और ग्लोरियस बनाने के लिए आइए हम लोग मिलजुल कर एक साथ मिलकर इस भारत को और मजबूती प्रदान कर। मैं ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरे बिहार में 5 जिला में हम जाते हैं। हाल में हमने अररिया में भी मीटिंग किया पूरे 5 जिला के लोगों के साथ। और जो लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न था हिंदू और मुसलमान, ये नहीं, एक मार्जिनल क्लास के लोग जो हैं, आप यू शैल बी सरप्राइज टू नो, जो दलित क्लास के लोग, SC है, ST है, छोटे छोटे बरादरी के लोग हैं जिनके हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में, चेन्नई में, हमारे लोग भी बहुत सारे लोग रखते हैं। उनके बाद दस्तावेज की बहुत कमी है। सब मिल करके हमने सबको इंस्पायर किया। बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे